अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। भारतीय और नेपाली नागरिक को कभी भी एक दूसरे के देश में जाने पर कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं मांगा गया। द्वार दशकों से ऐसे ही खुले थे। इनफैक्ट जब नेपाल में राजशाही था तब तो बॉर्डर एरिया के लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हम कब इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया आ गए। जबकि अब परिस्थिति कुछ और है। समय बदल चुका है। बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर कुछ दिनों पहले गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें 3 भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां पर अब वायर फेंसिंग का काम भी शुरू होने वाला है। स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी यह किसने सोचा था, लेकिन यह सब हो रहा है। फरवरी 2018 में जब से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से भारत नेपाल के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। इन खटास के पीछे एक महिला का नाम बहुत जोर शोर से सामने आ रहा है और जिसे नकारा भी नहीं जा सकता है। वो महिला है हाओ यांकी। हाओ यांकी साल 2018 से नेपाल में चीनी राजदूत है। क्या केपी शर्मा ओली हनी ट्रैप में फंस चुके हैं और क्या रही है इस महिला का इतिहास, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। मार्च 1970 में चीन के शांजी प्रांत में जन्मी हाओ यांकी पर्किंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही है। साल 1996 से वो चीन के विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। चीन के विदेश मंत्रालय में वो साउथ एशियन अफेयर्स की डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुकी है। वो चीनी महकमे में साउथ एशिया की सबसे अच्छी जानकार और एक्सपर्ट मानी जाती है। ये थी हाओ यांकी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। चलिए अब वापस आपको नेपाल पर ले चलते हैं। हाल ही में नेपाल ने अपने पार्लियामेंट में अपना नया नक्शा पास करवाया। इस नक्शा में उत्तराखंड के 3 जगह कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेख को अपना हिस्सा बताया है। हालांकि यह क्षेत्र कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहा और भारत का इस पर एक क्षेत्र अधिकार रहा है। जानकारों का मानना है कि नेपाल के नए विवादित नक्शे के पीछे चीन का हाथ है। खासकर नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने इसके लिए नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को उकसाया है। इसके बाद से ही ओली ने ऐसा नक्शा तैयार किया। इसे भारत के खिलाफ एक बड़े कदम की तरह देखा जा रहा है, जबकि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। यांकी ने चीनी राजदूत के तौर पर पाकिस्तान में भी 3 साल बिताए। यांकी के कूटनीतिक दिमाग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एकदम अलग संस्कृति वाले देश में मेलजोल बढ़ाने के लिए इस राजदूत ने उर्दू भाषा सीखी और राजनेताओं से मेलजोल के मौके पर फ्लुएंट उर्दू बोला करती थी, ताकि वो उन्हीं में से एक लगें। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो पाकिस्तान में राजदूत रहते हुए यांकी ने कई पाकिस्तानी नीतियों के लिए काम किया, जिसका असर कहीं न कहीं भारत पाक रिश्ते पर हुआ। पाकिस्तान जैसे जटिल देश में 3 साल काम करने के बाद यांकी को नेपाल भेजा गया। इसके पीछे एक राजदूत के तौर पर यांकी की सफलता ही मानी जाती है। इससे पहले भारत और नेपाल के बीच संबंध में कभी भी कूटनीतिक टकराव की नौबत नहीं आई थी। अब माना जा रहा है कि नेपाल के पीएम के विवादित नक्शा बनाने के पीछे यांकी का ही हाथ है। उन्होंने ही पीएम ओली और नेपाल की संसद को इसके लिए तैयार किया। जानकारी के मुताबिक यांकी का पीएम ओली के दफ्तर और यहां तक कि उसके निवास पर भी लगातार आना जाना था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस राजदूत की नेपाल के स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ है। साथ ही नेपाल की सत्तासीन पार्टी का वो प्रतिनिधिमंडल जो नक्शा बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक बना रहा था, यांकी लगातार उनके संपर्क में भी रही। लिपू लेख में सड़क बनाने के भारत के विरोध के पीछे भी नेपाल खुद नहीं बल्कि चीन ही है। अब माना जा रहा है कि चीन की राजदूत ने इस विवादित नक्शे के लिए काम किया ताकि भारत की परेशानियां बढ़े। नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा से लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यालय तक काठमांडू में चीनी राजदूत हाओ यांकी की पहुंच लगभग हर जगह है। हाओ यांकी की एक प्रतिक्रिया भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे के संदर्भ में भी आया है। दरअसल आर्मी चीफ ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। अब यांकी ने राइजिंग नेपाल नाम के एक प्लेटफॉर्म को दिए इंटरव्यू में कहा कि नेपाल की सरकार ने अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा को लेकर जन भावनाओं के तहत ये कदम उठाया। यांकी ने आगे कहा, नेपाल के चीन के इशारे पर काम करने के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये गलत मंशा से लगाए गए हैं। ऐसा आरोप नेपाल की महत्वाकांक्षाओं का ही अपमान नहीं करते बल्कि चीन और नेपाल के संबंधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यांकी की इस प्रतिक्रिया के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, वो क्या सोच रही है और चीन की कम्युनिस्ट सरकार उससे क्या करवा रही है। चीनी राजदूत हाओ यांकी नेपाल में काफ़ी सक्रिय हैं। वे सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही अपनी पहुंच सीमित नहीं रखती, वे नेपाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वे स्थानीय लड़कियों के साथ पारंपरिक कपड़ों में डांस करते भी नजर आई थी।
यांकी साल 2018 में नेपाल में चीन की राजदूत बनाई गई थी। उसके बाद से चीन और नेपाल के संबंध लगातार बेहतर होते चले गए। इतना ही नहीं, यांकी नेपाल की राजनीति में भी काफ़ी दखल देती है। वे कई बार ओली सरकार के लिए संकट मोचन भी बन चुकी है और हालिया घटना तो मई 2020 की ही है। चीन से निकले कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लेकिन इस संक्रमण के दौर में भी यांकी नेपाल की मदद के लिए आगे रही। उन्होंने कोरोना के सहयोग के नाम पर सेना से लेकर सरकार और आम जनता तक सीधे पहुंच बनाई और संभव मेडिकल सामग्री भी पहुंचाई। ये अच्छी बात है, लेकिन यांकी नेपाल के विभिन्न मंत्रालयों में भी नियमित देखी जाती है। वे सहयोग के नाम पर इन मंत्रालयों में दखल देती नजर आती है। इतना ही नहीं, वे कोरोना लॉकडाउन के वक्त राजनीतिक दलों के संपर्क में भी रही। यांकी ने नेपाल में चुनाव से पहले दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन में अहम भूमिका निभाई और जब ओली की पार्टी टूटने के कगार पर पहुंची तो उन्होंने इसे टूटने से भी बचाया। जाहिर है, इतना सब करके वो नेपाल को बताना चाहती है कि तुम्हारा असली दोस्त चीन ही है और भारत उतना तुम्हारे लिए कभी नहीं कर सकता जितना चीन ने किया है और आगे करेगा। एक राजदूत का किसी भी देश के अंदर इतना सक्रिय होना किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र को सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस बात को समझते हुए भी नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको अपनी सत्ता के जाने का डर है। संभव है कि चीनी सरकार के ओर से बन रहे दबाव के कारण केपी शर्मा ओली मजबूर से हो गए हैं, और संभव तो यह भी है कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, चीनियों ने ऐसा पहले भी किया है। अगस्त 2016 में सत्ता से निकलने के बाद केपी शर्मा ओली की फरवरी 2018 में दोबारा सत्ता में वापसी हुई। वो फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ओली इस चुनाव को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा और जीता था। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत विरोधी अभियान पर जोर दिया, नेपाल को चीन के करीब लाने का वायदा किया। ओली और चीन की आपसी अंडरस्टैंडिंग के कारण चीन ने नेपाल में हाथ खोलकर निवेश करना शुरू किया। इसका सबूत दिखा अक्टूबर 2019 में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर आए। साल 1996 में जियांग जेमिन की नेपाल यात्रा के बाद ये पहली बार था जब चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में करीब 20 बड़े समझौते हुए। इनमें कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, द्विपक्षीय कारोबार, नेपाली सामान की चीनी बंदरगाहों तक पहुंच, शिक्षा और पर्यटन जैसी चीज़ें शामिल थी। चीन ने कहा कि वो अगले 2 साल में नेपाल को करीब 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देगा। नेपाल में चीनी दखल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब नेपाल के हर स्कूल में चीनी भाषा की किताब को कंपलसरी कर दिया गया है, और यह सब तब से शुरू हुआ जब से हाओ यांकी नेपाल में चीन की राजदूत बनी है। कथित तौर पर तो यह भी कहा जा रहा है कि चीन के करीब जाने और भारत से दुश्मनी मोल लेना ओली को हाओ यांकी ने ही बताया। केपी शर्मा ओली यहाँ तक फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने तो यह कह डाला कि भारत की सरकार हमारी सरकार गिराना चाहती है। यहाँ तक कि ओली के ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी कहा कि यह ओली सरकार काफ़ी प्रो चाइना है, जिससे भारत के साथ हमारे संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं और नेपाल इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। नेपाल के राजनीति में अभी काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो यह चीनी राजदूत हाओ यांकी ने नेपाल में एक तरह से गृह युद्ध को शुरू करवा दिया है। प्रचंड कई बार कह चुके हैं कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय का अभाव है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा के संबंध में 4 जुलाई को पार्टी मीटिंग होनी थी, लेकिन कुछ वजहों से यह मीटिंग स्थगित होकर अब 6 जुलाई 2020 को होगी। प्रचंड के प्रेस सलाहकार विष्णु सपकोटा ने कहा कि अस्थायी समिति की बैठक को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि दोनों कुर्सियों को आगे की चर्चा के लिए समय चाहिए। नक्शा विवाद के अलावा हाल ही में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी के भीतर प्रतिद्वंदी गुट की अगुवाई में ओली के खिलाफ भड़की नाराजगी को दूर करने के लिए हाओ यांकी ने सत्तारूढ़ एनसीपी के कुछ शीर्ष नेताओं से संपर्क किया। बीजिंग स्थित विदेश नीति के रणनीतिकारों के सामंजस्य में काम करने वाली हाओ यांकी को नेपाल में अब तक के सबसे प्रभावशाली चीनी राजनयिकों में से एक माना जा रहा है। हाओ यांकी नेपाल में चीनी सरकार द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों की भी निगरानी करती रही है। नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी उन्हें विशेष रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करती है, तो वहीं पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई हाओ यांकी के लिए विशेष आउटडोर फोटोशूट की सुविधा भी मुहैया करा देते हैं। यांकी सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती है। वो जहाँ भी जाती है वहाँ की तस्वीर वो ज़रूर पोस्ट करती है और सोशल मीडिया के जरिए अपने देश के कंडीशन को मजबूत देखने और दिखाने की कोशिश करती है। हाओ यांकी सोशल मीडिया में चीन की सांस्कृतिक और सामाजिक बातों को बढ़ चढ़ कर बखान करती है। इसे सॉफ्ट पावर बढ़ाना कहा जाता है। हाओ यांकी अब नेपाली भाषा भी सीख चुकी है और लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त वो नेपाली भाषा का ही इस्तेमाल करती है।
भारत और नेपाल की जो सीमाएं आपस में मिलती है, खास करके यूपी और बिहार की, वहाँ शादी विवाह का रिश्ता भी सरहद पार वाला ही होता है। इसलिए जिस तरह से नेपाल अपने आप को अनावश्यक ढंग से बढ़ा रहा है, वो आपसी सामंजस्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी जब हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के दौरे पर गए थे, तो वहाँ उन्होंने इंटायर गलवान वैली को अपना बताया था और यह बताया था कि यह निर्विवाद रूप से भारत का हिस्सा है। मोदी ने आगे कहा कि चीन की विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी। उन्होंने चीन का नाम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह चीन की तरफ ही इशारा कर रहा था। उन्होंने कहा, दुनिया अब विकासवादी नीति पर चल रही है, लेकिन कुछ तत्व हैं जो विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए हैं। और तो और यहाँ पर दिलचस्प बात एक यह भी है कि अभी हाल ही में चाइना ने रसिया के भी एक पार्ट को अपना हिस्सा बताया है। आने वाले दौर में रूस और व्लादिमीर पुतिन इस पूरे मामले पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। 50 साल की इस चीनी महिला की वजह से नेपाल में आया राजनीतिक संकट किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है, यह तो अब समय ही बताएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि यांकी एक शादीशुदा महिला है और उनको एक बेटा भी है। तो यह थी हाउ यांकी, यानी कि चीन के राजदूत जो कि नेपाल में हैं, उनके बारे में पूरी कहानी। इस पूरे मसले पर आपके क्या विचार हैं, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।